स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनी टाइम क्लासेस में। और जिस टॉपिक का हम लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे वो टॉपिक पढ़ने का समय आ गया। हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में क्या क्या पढ़ा, फर्स्ट ईयर की सीरीज का वीडियो है ये। हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में क्या क्या पढ़ लिया, बोरबनी के एटॉमिक मॉडल तक हम लोगों ने सारी बातें क्लियर कर ली। और जब बोर्स की लिमिटेशंस को देखा तो वहाँ पर हमें केवल इतना दिखाई दिया कि वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को बहुत अच्छे तरीके से नहीं एक्सप्लेन कर रहा था, वो केवल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए एप्लीकेबल था। और अगर बात करें कि बॉन्ड कैसे बनते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, उसकी पूरी स्टडी नहीं की जा सकती थी। बस इतनी ही तो समस्या थी। तो उस समस्या को खत्म करने के लिए जो मॉडल है मैंने उसे बता रखा है आपको, क्या नाम है उसका, वेव मैकेनिकल मॉडल। वेव मैकेनिकल मॉडल, या फिर उसे क्या नाम दिया गया है, या फिर दिया गया है नाम क्वांटम मॉडल। ठीक है, तो जहां पर ये वर्ड आ जाता है ना क्वांटम, वहीं से तो असली साइंस शुरू होती है आजकल की। ठीक है, तो क्वांटम मॉडल जिसको पढ़ने के पहले आपको वेव के बारे में हर एक टर्म पूरी तरीके से पता होना चाहिए। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता, वेव के बारे में नहीं पता है, तो आप किसी भी चीज को समझने में आपको हमेशा दिक्कत आएगी। तो आज के वीडियो में हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम लोग केवल बात करेंगे किसकी, वेव की। अच्छा, वो वेव दो तरीके की हो सकती है। दो तरीके की अगर बात करूं तो आप लोग सारे लोग हाई स्कूल पास आउट हो जो यहाँ पर हो, तो आप लोगों ने लास्ट ईयर एक चैप्टर पढ़ा था रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जहां पर आपने पढ़ा कि लाइट जो होती है, जो लाइट होती है वो वेव की फॉर्म में चलती है, ऐसे ट्रफ और क्रिस्ट बनाती हुई चलती है। ठीक, अच्छा अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैटर वेव की अगर बात करें, साउंड वेव मान लेते हैं। ठीक, मैटर वेव हो गई साउंड, जिसको चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है। तो अगर हम लोग मैटर वेव की बात करें तो मैटर वेव का भी रिप्रेजेंटेशन कुछ इसी तरीके का होता है, ऐसा ही, जिसमें ट्रफ एंड क्रिस्ट बन रहे होते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं कहूं कि भाई ये थी हमारी कौन सी, कैसी थी, ये थी लाइट वेव। ठीक है, लाइट वेव का मतलब क्या कह सकते हो आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में और लाइट में कोई भी फर्क नहीं होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट दोनों एक ही चीजें हैं, बस लाइट वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी मदद से हम लोग देख सकते हैं। और क्या होती है लाइट वेव की भाई, 4000 से लेकर के 7500 एंगस्ट्रॉम तक की रेंज जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की, उसे हम देख सकते हैं और उसे ही हम क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। बाकी अगर इससे छोटी हो या इससे बड़ी हो तब भी वो क्या आएगी, तब भी उसकी रफ्तार जो होगी वो उतनी ही होगी जितनी लाइट की होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की, और वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर ही आएगी। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं आगे की कहानी की, तो आगे की कहानी ये है कि इसके बारे में आज हमें सब कुछ पढ़ना है। तो चलो भाई शुरू करते हैं कि वेव होती क्या है। क्वेश्चन कि वेव होती क्या है, और वेव होने के बाद में उसमें कौन कौन से ऐसे टर्म हैं जो पढ़ने हमारे लिए जरूरी है, खास तौर से क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को पढ़ने के लिए, और उसी के साथ में कैसे बॉन्ड बनते हैं, कैसे बॉन्ड नहीं बनते हैं, ये सारी चीजें पढ़ने के लिए। तो अगर मैं बात करूं केवल वेव की, व्हाट इज वेव, तो इसका मैं सिंगल लाइन आंसर आपको बता दूं, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ये रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, वाइब्रेशंस का। अगर मैटर वेव की बात करें, ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाइब्रेशन, अगर हम लोग वाइब्रेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो जो पैटर्न मिलता है वो बिल्कुल वेव का होता है। अब वाइब्रेशन क्या होते हैं, वाइब्रेशन दो तरीके के, या तो टू एंड फ्रो यानी कि आगे और पीछे, या फिर अप एंड डाउन। तो एक बार इतना तो दिमाग में बना लो कि वन वाइब्रेशन हम किसे कहेंगे, एक वाइब्रेशन का मतलब क्या होगा। तो एक वाइब्रेशन का मतलब होगा, मान लेते हैं यहां से वाइब्रेशन शुरू हो रहा है, कोई पॉइंट था, यहां पे कोई पार्टिकल था, और वो पार्टिकल इसको मान लेते हैं ये उसकी थी मीन पोजीशन। क्या थी भाई, मीन पोजीशन थी, और इसको हमने हिला दिया, और ये मीन पोजीशन से आगे गया, फिर मीन पोजीशन से पीछे आया और वापस आ गया मीन पोजीशन पे। इतने फिनोमिना को हम क्या कहेंगे, वन वाइब्रेशन कहेंगे। मतलब कि अपनी मेन पोजीशन से आगे जाना, पीछे जाना और वापस आ जाना, इतना एक वाइब्रेशन है। अब अगर ऐसे से हिलता रहता है तो उसमें कितने वाइब्रेशन होंगे, वही सारी चीजें हमें कैलकुलेट करनी होती। अगर अप एंड डाउन की बात करें तो क्या होगा, ये मेन पोजीशन ऊपर गया, फिर नीचे गया, और फिर से मेन पोजीशन पे आ गया, इतनी बात को हम क्या कहेंगे भाई, वन वाइब्रेशन कहेंगे। आसान सी बात है कि मेन पोजीशन से एक साइड, मेन पोजीशन से दूसरी साइड हो करके वापस मेन पोजीशन पे आ जाना ही एक वाइब्रेशन कहा जाता है। अब जरा इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो और देखो कितनी आसानी से आपको एक वाइब्रेशन का पैटर्न समझ में आएगा। इसको बना रहने देता हूं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मेन पोजीशन को मान लिया ऑरिजिन, मेन पोजीशन को क्या मान लिया भाई, ऑरिजिन मान लिया, यानी कि यहाँ पे मान ली मेन पोजीशन। अच्छा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन मान लिया और ये निगेटिव डायरेक्शन मान लिया, अपने आप हो गई, एक तरफ का प्लस तो दूसरी तरफ का माइनस। तो देखो मेन पोजीशन से दूर गया, तो मेन पोजीशन से धीरे धीरे करके दूर गया, यहां तक पहुंचा, वापस आया और मेन पोजीशन पे आया, यानी कि वापस गिरा और कहां गया, मेन पोजीशन पे।
अब वापस निकल गया मीन पोजीशन से पीछे, यानी कहाँ निकल गया, यहाँ निकल गया, और फिर से वापस आके कहाँ रुक गया, मीन पोजीशन पे रुक गया। यानी कि इतना जो बनता है ना, एक ट्रफ एंड एक क्रस्ट, इतना रिप्रेजेंट करता है कितने को भाई, एक वाइब्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर ये फिनोमिना ऐसे होते रहे, ये वाइब्रेशन ऐसे होते रहे, तो ये पैटर्न कैसा आता जाएगा, ऐसा आता जाएगा। ठीक है, तो अब हमें केवल इसे स्टडी करना है, बहुत आसानी से स्टडी करेंगे, 20 मिनट का वीडियो बनेगा बहुत ज्यादा, और सारी चीजें आपको मैं क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहली हेडिंग जो आपको पढ़नी है वो पढ़नी है एम्पलीट्यूड। उसके बाद में आपको जानना है कि व्हाट इज वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होती है। उसके बाद आपको जानना है फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फिर आपको पढ़ना है कि टाइम पीरियड क्या होता है। उसके बाद में आपको एक दो रिलेशन पढ़ने हैं इनके आपस में, और लास्ट में आपको पढ़ना है वेव नंबर, और खत्म हो जाएगा। तो मैं वेव को बना लेता हूं यहाँ किनारे, और सारी बातें एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। ये हुई बात वेव की। मान लेते हैं 2 वाइब्रेशन केवल बनाए, बस यहां से लेके यहां तक, बाकी आगे बढ़ रही होगी वेव। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहली हेडिंग की, क्या हेडिंग है भाई, एम्पलीट्यूड। तो क्या होता है एम्पलीट्यूड, एक एक लाइन की डेफिनेशन दूंगा जिससे आपको नोट्स बनाने में भी दिक्कत ना हो, बाकी आप लोग बहुत समझदार हो, बहुत अच्छी लैंग्वेज लिख लेते हो। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड को अगर मैं कहूं कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो बस इतना कह दूंगा, मैक्सिमम डिस्टरबेंस, मैक्सिमम डिस्टरबेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, जो आपकी मीन पोजीशन है, यानी कि यहां से जो मैक्सिमम डिस्टरबेंस है वही आपका एम्पलीट्यूड है। इसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से। ठीक है, तो अब देखो यहां से मैक्सिमम डिस्टरबेंस दो तरफ है, एक तो यहाँ पे ये मैक्सिमम डिस्टरबेंस है, और दूसरा मैक्सिमम डिस्टरबेंस कहाँ है, यहाँ पे। तो अगर इधर का ए ले तो उसे कह देंगे प्लस का ए, और इधर का ए ले तो उसे क्या कह देंगे, माइनस का। बस इतनी सी बात है कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो अगर मीन पोजीशन से जितना मैक्सिमम ऊपर तक गया है वो भी प्लस का एम्पलीट्यूड है, और जितना किस पर, ट्रफ पर नीचे की तरफ गया है वो आपका निगेटिव एम्पलीट्यूड है। अब यहीं पर बात खत्म मत करो, कुछ नया पढ़ो यार, मनी कैंप पे आए हो। तो एक चीज और ध्यान देना कि अगर हमारे पास क्या हो, ध्यान से सुनना, अगर हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, यानी कि जो ए स्क्वायर होता है वो देता है इंटेंसिटी ऑफ वेव, इंटेंसिटी ऑफ वेव। और इस पॉइंट को अपने दिमाग में बैठा लो ध्यान से। ठीक है, जितना कहूं उतना करना, केमिस्ट्री आसान कर दूंगा आपके लिए। अगर मैंने लिखा ए स्क्वायर, यानी कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ऊपर भी और नीचे भी, डजंट मैटर, प्लस का होगा तब भी ए स्क्वायर कोई नंबर ही आएगा, माइनस का होगा तब भी उसका स्क्वायर करोगे तो कोई नंबर ही आएगा। वो क्या देगा, इंटेंसिटी ऑफ वेव देगा। और सारी कहानी बॉन्ड फॉर्मेशन की मैं यहीं से पढ़ाऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं कि एम्पलीट्यूड क्या हो गया, मैक्सिमम डिस्टरबेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। ए स्क्वायर की बात करें तो वो देता है इंटेंसिटी ऑफ वेव। दूसरी बात करें कि वेव लेंथ क्या होती है, वेव लेंथ क्या होती है, रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों इसे लैम्डा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर वेवलेंथ की डेफिनेशन बोलूं तो डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन होगी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय वेव इन वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन में जितना डिस्प्लेसमेंट वेव कवर कर जाएगी वही क्या होगा, वेवलेंथ होगा। मान लो यहां से मैंने क्या सिखाया कि इतनी चीज ये जो है ये आपकी एक वाइब्रेशन को रिप्रेजेंट करती है, और डिस्प्लेसमेंट तो बच्चों वाली चीज है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी। तो जरा देखो यहां से चली थी और एक वाइब्रेशन होने के बाद यहां पर है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई इतनी दूर, इतना डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया है। तो जितना डिस्प्लेसमेंट इसने एक वाइब्रेशन में कवर किया वही क्या होती है, लैम्डा। अब क्या हम केवल मीन पोजीशन या मीन पोजीशन के बीच में देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं। हम लोग ये जो पहाड़ ऊपर की तरफ बने होते हैं इनको क्या कहते हैं, क्रस्ट, और जो नीचे की तरफ बना होता है इसे कहते हैं ट्रफ। तो अगर हम दो क्रस्ट के बीच की दूरी देखें ये, तो ये भी क्या आएगी, लैम्डा। अगर हम दो ट्रफ के बीच की दूरी देखें तो वो भी क्या आएगी, लैम्डा। इसी के साथ ये तो हर जगह लिखा है, एक और नई बात सीखो, हम किसी भी सेम फेस में मौजूद पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट चेक कर ले हमें लैम्डा ही मिलेगी। कहने का मतलब है कि ये होता है डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स विच आर इन सेम फेस, जो कि क्या होते हैं, सेम फेस में होते हैं। यानी मीन पोजीशन के बीच, ट्रफ और ट्रफ के बीच, क्रस्ट और क्रस्ट के बीच, यहां पे कोई पॉइंट ले लिया तो यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी बच्चों लैम्डा ही होगा। ठीक है, तो क्या क्लियर होता है भाई, वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। ग्रीक लेटर है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन में जितना भी डिस्प्लेसमेंट कवर होता है वही क्या होती है आपकी, वही आपकी होती है वेवलेंथ। क्लियर पूरी तरीके से। चलो दो बातें नोट कर लो, इसको हटा देता हूं, उसके बाद आगे की कहानी बताता हूं। हाँ भाई चले आगे। तो अगली हेडिंग जो होगी वो बहुत प्यारी हेडिंग है, हेडिंग डालिए फ्रीक्वेंसी।
हेडिंग डालिए फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक सिंगल लाइन डेफिनेशन। तो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं किससे भाई? न्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यू से। और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसके लिए बस इतना पढ़ लो, वाइब्रेशन पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है वाइब्रेशन पर सेकेंड। कहने का मतलब ये है कि एक सेकेंड में कोई भी वेव जितने वाइब्रेशन करती है वही क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। आसान शब्दों में समझाता हूं, मान लो कोई 10 सेकंड में हमने कैलकुलेट किया और कोई एक पत्ती लिया, ऐसे उसको एक जगह फिक्स कर लिया, ऐसे नीचे की तरफ खींचा और छोड़ दिया, तो वो कैसे वाइब्रेट करेगी? ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगी, है ना, ऐसे वाइब्रेट करेगी। मान लेते हैं 10 सेकंड में उसने कितने वाइब्रेशन करे? 100 वाइब्रेशन कर दिए। अब मैं पूछूं भाई साहब एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन करे थे, तो आप कहोगे 10 वाइब्रेशन। ठीक, तो क्या कह दोगे कि अगर वो उसी स्पीड से हिलती रहे तो वो क्या करती है? 10 वाइब्रेशन पर सेकंड करती है, 10 वाइब्रेशन पर सेकंड करती है, और यही उसकी क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग क्या कहें कि एक सेकंड में कह सकते हैं वाइब्रेशन इन 1 सेकंड, वही हमारी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब व्हाट अबाउट यूनिट? तो यूनिट क्या होगी? वाइब्रेशन तो नंबर होगा, अपॉन में क्या है? सेकंड, तो इसकी यूनिट होती है बच्चों 1 अपॉन सेकंड। अब 1 अपॉन सेकंड को अच्छे से लिख सकते हो सेकंड की पावर -1। स्टैंडर्ड वे में क्या बोलोगे? सेकंड इनवर्स। इसी सेकंड इनवर्स को HZ कहते हैं, जिसे हर्ट्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्ट्ज बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है। ठीक, हर्ट्ज साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, उन्हीं के नाम पे सेकंड इनवर्स को हर्ट्ज नाम दे दिया गया। ठीक है, चलो भाई अब आगे की कहानी, यहां से गेम शुरू होता है दमदार वाला। ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी को अगर आपने समझ लिया कि वाइब्रेशन पर सेकंड होती है, उसके बाद में अगली हेडिंग डालिए टाइम पीरियड, और यहां से गेम स्टार्ट। क्योंकि सारे रिलेशन में आज ही निकलवा दूंगा आपको इसके। तो अगली हेडिंग है टाइम पीरियड। आसान सी बात, टाइम पीरियड क्या होता है? तो टाइम पीरियड की डेफिनेशन कि टाइम टेकन इन 1 वाइब्रेशन। भाई एक वाइब्रेशन होने में जितना समय लगता है वही टाइम पीरियड होता है। कहने का मतलब है कि मीन पोजीशन से उठे, ट्रफ बनाए, वापस मीन पोजीशन पे आए, क्रस्ट बनाए, और उसके बाद में वापस कहां पहुंच जाए? मीन पोजीशन पे पहुंच जाए। तो जितनी देर में ये प्रोसेस कंप्लीट होगा यहां से यहां तक का, इसी को हम क्या कहेंगे? टाइम पीरियड कहेंगे। रिप्रेजेंट करेंगे कितने से? कैपिटल टी से। ठीक है, और अगर कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करें तो जाहिर सी बात है कि यूनिट की बात करें तो क्या होगी भाई? सेकंड होगी। 4 बातें पढ़ी हम लोगों ने इतनी देर में, काफी जल्दी जल्दी पढ़ी। पहली क्या पढ़ी? पहली पढ़ी एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता है जितना मैक्सिमम ऊपर गया, जितना मैक्सिमम नीचे आया। उसके बाद पढ़ा वेवलेंथ, वो होती है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 1 वाइब्रेशन। चाहे किसी भी मीन पोजीशन से मीन पोजीशन पे चेक कर लो, क्रस्ट टू क्रस्ट चेक कर लो, ट्रफ टू ट्रफ चेक कर लो, सारी बात सेम आएगी। ठीक, उसके बाद पढ़ा फ्रीक्वेंसी कि भाई एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन कर रहे हैं। वैसे तो हमें दिमाग में लगता है सोचने में कि एक सेकंड में कितने ज्यादा वाइब्रेशन हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इतनी तेज, तितली के पंख इतनी तेज वो हिलाती है कि एक सेकंड में पता नहीं कितनी बार हिला देती है, 150-200 बार हिलाती है। ठीक है, तो एक सेकंड में जितनी बार कोई वाइब्रेट करेगा वही उसकी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी होगी। और टाइम पीरियड क्या है कि एक वाइब्रेशन को करने में जितना समय लगेगा इन सेकंड, वही क्या होगा? टाइम पीरियड होगा। ठीक, 4 बातें आ गई। तो अब अगली हेडिंग जो पड़ेगी वो बहुत अच्छी हेडिंग है, और वो है रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, या केवल क्या लिख लो? फ्रीक्वेंसी लिख लो, इसी से समझा दूंगा कि हमको पता तो है कि भाई फ्रीक्वेंसी होती है वाइब्रेशन पर सेकंड। फॉर्मूला क्या होता है? ठीक, फार्मूला बहुत पढ़ते हो ना सब लोग कि फार्मूला क्या होता है। तो जीवन में कभी फार्मूला याद मत करना, चीजों को यूनिट पे समझना सीखो, और यूनिट पे समझना सीख गए तो ब्रह्मास्त्र है, सारे फार्मूले निकलेंगे। ठीक है, अब बात करूं फ्रीक्वेंसी की, तो देखो फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी। हमें पता है फ्रीक्वेंसी होती है वाइब्रेशन पर सेकंड। हमें क्या पता है? फ्रीक्वेंसी होती है वाइब्रेशन पर सेकंड। 4 मिनट पहले मैंने बताया कि अगर 10 सेकंड में 100 वाइब्रेशन होते हैं तो 1 सेकंड में 10 वाइब्रेशन होंगे। कैसे पता चला? कैसे पता चला? क्योंकि हमने 100 को डिवाइड किया 10 से, यही तो किया। 10 सेकंड में अगर 100 वाइब्रेशन होते हैं तो 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशन होंगे? 100/10। दैट मींस यूनिट पे समझे बात को, 1 सेकंड में निकाला है तो जितना टाइम था उससे डिवाइड कर दिया, कितने वाइब्रेशन निकले? 10 वाइब्रेशन निकले। अब यही बात अप्लाई करते हैं किस पर? किस पर? वेरिएबल्स पे। तो वेरिएबल्स पे करें तो 10 सेकंड में नहीं, हमें पता है कि टी सेकंड में, कैपिटल टी सेकंड, टी मींस टाइम पीरियड, टी मींस टाइम पीरियड। तो टी सेकंड में कितने वाइब्रेशन होते हैं? वाइब्रेशन होता है केवल एक। नहीं समझे भाई मैंने क्या समझाया? टाइम पीरियड का मतलब है वो समय जितने में एक वाइब्रेशन होता है।
तो अगर मैं कहूं टी सेकंड में कितने वाइब्रेशन होते हैं तो तुरंत जवाब आना चाहिए ना वन वाइब्रेशन, केवल एक वाइब्रेशन। तो मैं कहूं एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन होंगे, एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन होंगे, तो आप कहोगे 1/t। और जितने वाइब्रेशन एक सेकंड में होते हैं वही तो फ्रीक्वेंसी होती है। तो न्यू का पहला फार्मूला, न्यू इज इक्वल टू 1/t। रिलेशन याद करो, बनाओ कॉपी पर। न्यू इक्वल टू 1/t, यानी कि अगर टाइम का इनवर्स कर दिया जाए तो क्या निकल आएगी, फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। क्लियर होती है बात। चलो भाई अगली कहानी बढ़ाते हैं, नोट कर लो इसको नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़े। कितनी हेडिंग हो गई, 5 हेडिंग हो गई। यहां पर लिख लेना रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड, ठीक है। चलो अगली हेडिंग है वेव वेलोसिटी। काफी जगह पर कंफ्यूजन है वेव वेलोसिटी को लेके, और देखो 2 मिनट मुझे और दो और वेव वेलोसिटी भी इसी वे में हासिल करो जिस वे में फ्रीक्वेंसी हासिल की है। तो चलो भाई हेडिंग डालो, वेव वेलोसिटी रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल वी से। तो वेव भूल जाए यार थोड़ी देर के लिए, क्या होती है वेव वेलोसिटी, बताओ मुझे क्या होती है। तो अगर वेलोसिटी होती है सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। तो वेव वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय वेव डिवाइडेड बाय जितना टाइम, उतने डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए वेव ने लिया, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि v का फॉर्मूला क्या होता है, तो वेलोसिटी का नॉर्मल फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब अगर मैं कहूं डिस्प्लेसमेंट की जगह आप क्या रखोगे, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह रखोगे बच्चा लैम्डा। और कैसे, क्योंकि भाई वेव का डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वेवलेंथ को क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन वन वाइब्रेशन। यानी कि लैम्डा क्या है, एक वाइब्रेशन में कवर किया गया डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या रखा, लैम्डा। अपॉन टाइम की जगह क्या रख ले भाई, टी। टाइम की जगह क्या रख ले, टी, क्योंकि एक सेकंड में एक वाइब्रेशन होने में जितना समय लगा वो टी था। आसान है यार, कठिन कहां है, आसान है। कि अगर हम लोगों ने क्या किया, हमने कहा कि टी सेकंड में एक वेव लैम्डा मीटर चल जाती है, बताओ वेलोसिटी क्या, तो क्या कहोगे लैम्डा अपॉन टी कर दो। तो v का फॉर्मूला आ गया लैम्डा अपॉन टी, ठीक। अब ये है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही, लेकिन जब आप लिखोगे बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर की वेव वेलोसिटी बराबर क्या लिखा जाए, तो लिखोगे क्या, वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है। चलो वेव के जो भी टर्म हमने पढ़े थे उनके टर्म में आ गया, ये आ गया फॉर्मूला, वेव वेलोसिटी इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड। अब एक बात बताओ भाई साहब कि क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता, v बराबर लैम्डा इंटू 1/t, v बराबर लैम्डा इंटू 1/t। और 1/t को अभी क्या पढ़ा था, 1/t को अभी क्या पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी। तो लिख सकते हैं v बराबर लैम्डा इंटू न्यू। ये आ गया फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। नोट कर लो सबको। और इसके बाद में जो एक पॉइंट बताऊं, जैसे मैंने कहा ए स्क्वायर को याद रखना, उसी तरीके से इसके अगले पॉइंट को याद रखना, तो सारी चीजें आपकी आसान हो जाएंगी यार। बीएससी में भी क्वांटम पढ़ोगे जिस दिन, उस दिन ये बात जरूर याद आएगी कि हाँ मनी कैंप पे ये चीज पढ़ी थी मैंने। चलो भाई, तो v इक्वल टू क्या हो गया, वेव वेलोसिटी सॉरी वेव लेंथ मल्टीप्लाई बाई फ्रीक्वेंसी। अब एक बात बताओ, यहां से अगर मैं न्यू की वैल्यू निकालू, ठीक है, न्यू की वैल्यू निकालू तो क्या आएगा, न्यू की वैल्यू निकालो तो आएगा v अपॉन लैम्डा, ठीक। बनाओ पॉइंट को इसको बुद्धि में, न्यू बराबर निकालूं अगर फ्रीक्वेंसी न्यू बराबर, तो आएगा v अपॉन लैम्डा, जहां पर v क्या है, वेलोसिटी, v क्या है, वेलोसिटी। अब मैं एक टर्म फेंक दूं आपके सामने, मैं कह दूं कि ये सारी बात जो हम कर रहे थे ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए थी, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए थी। और हम सबको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेलोसिटी होती है वो ली जाती है c, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि ये फार्मूला, ये जो फार्मूला आया है ये किसके लिए होगा, तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए सर मैटर वेव्स के लिए। पानी में चलने वाली वेव, हवा में चलने वाली वेव, मीडियम में चलने वाली वेव्स के लिए ये फार्मूला होगा। लेकिन अगर बात करूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए, बाकी सारे फार्मूले तो सही हैं, अगर बात करूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए तो न्यू बराबर हो जाएगा बच्चों c अपॉन लैम्डा, जहां पर c क्या होगी, जहां पर c क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर पूरी तरीके से। तो इस बात को अपने दिमाग में पूरी तरीके से बना लो, 3 बार स्टार मार्क कर रहा हूं, यहां के बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। सारी बातें हो गई। किसके किसके बीच रिलेशन निकल आया, वेव वेलोसिटी इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड होता है, वेव वेलोसिटी बराबर वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी होता है।
अगर हम लोग यहाँ से न्यू की वैल्यू निकाले तो न्यू आएगा v अपॉन लैम्डा, लेकिन ये v अपॉन लैम्डा किसके लिए होगा, मैटर वेव के लिए। अगर बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तो v की जगह क्या पुट किया जाएगा, c पुट किया जाएगा और फॉर्मूला बनेगा न्यू इक्वल टू c अपॉन लैम्डा। दैट्स इट, क्लियर पूरी तरीके से। अगर नहीं समझ में आया है बैक करो वीडियो को, वापस देखो। अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं फिर पढ़ाऊंगा। चलो भाई इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट जो बात है वो है वेव नंबर। इसको भी समझने में काफी कॉम्प्लिकेशन करते हैं बच्चे, अपने दिमाग में ही इधर उधर सोचते हैं ना, तो इधर उधर की मत सोचो, बस पॉइंट पे सोचो, क्या सोचना है वहां पे ध्यान दो, अपने आप सारी बातें समझ में आएंगी। फॉर्मूला देख करके कभी याद करने की कोशिश मत करना, फॉर्मूला देखो और देखो आया कहां से। सारी बातें हटा दी, अब अगली हेडिंग डाल दो, वेव नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, न्यू बार से। न्यू के ऊपर एक हल्का सा बार लगा देते हैं और न्यू बार का फॉर्मूला मैं लिख दूं, उसके बाद देखो सिखाऊं कैसे करना है। न्यू बार होता है 1 अपॉन लैम्डा, न्यू बार इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। अब जरा देखो इसको ऑब्जर्व करो, अभी देखो वेव नंबर समझ में आएगा क्या होता है। वेव नंबर समझने, अगर नाम पढ़ो ना वेव नंबर, तो कितनी वेव निकली, कितनी वेव का मतलब कितने वाइब्रेशन ऐसे ऐसे निकल गए, उसका फॉर्मूला क्या लिखा गया, 1 अपॉन लैम्डा। अच्छा देखो लैम्डा होती क्या, लैम्डा होती क्या, लैम्डा होती है ये इतनी दूरी, ये होती है लैम्डा। तो अगर मैं कहूं 1 अपॉन लैम्डा, तो 1 अपॉन लैम्डा का मतलब हुआ इसका इनवर्स। क्या हुआ, इसका इनवर्स, यानी कि वेव नंबर की जो यूनिट आने वाली है वो आने वाली है मीटर इनवर्स। इसकी यूनिट क्या आने वाली है, इसकी यूनिट आने वाली है मीटर इनवर्स। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या बैठा, कॉन्सेप्ट बैठा ये कि भाई हमारे पास में कोई वेव हो जिसमें बहुत सारे वेव बने हुए हो, ऐसे बहुत सारे वेव बने हुए हो। ठीक है, ध्यान से सुनना बात को, ध्यान से सुनना बात को, लास्ट पॉइंट है, इसके बाद वीडियो क्लोज कर रहा हूं। मैंने यहां से कहा कि बहुत सारी वेव बनी थी, खूब सारी वेव बनी थी। अच्छा हमें इंडिविजुअल वेवलेंथ ये नहीं पता थी, ये ठीक है, ये पता थी बस, ठीक, कि यहां से यहां तक की दूरी मान लेते हैं लैम्डा थी, यहां से यहां तक की दूरी मान लेते हैं ये भी लैम्डा थी, यहां से यहां तक की मान ली ये भी लैम्डा थी, सारी लैम्डा लैम्डा थी। उसके बाद मैंने कहा कि कितने वाइब्रेशन हुए बताओ, टोटल वाइब्रेशन कितने हुए ये बताओ। तो आप कहोगे क्या कि भाई सबसे पहले सर ये बताइए कि यहां से अगर लेकर के चले कि लैम्डा दूरी, ये जो लैम्डा है, देखो नीचे कौन है, लैम्डा, तो अगर लैम्डा होता है तो कितने वाइब्रेशन होते हैं, 1 वाइब्रेशन। फिर यार यूनिट पर समझो, अगर लैम्डा दूरी चली गई, डिस्प्लेसमेंट अगर लैम्डा है तो वाइब्रेशन कितने होते हैं, 1 वाइब्रेशन। और अगर मैं कहूं डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना है 1 मीटर, यहां पर कितना था लैम्डा मीटर, तो क्या कहोगे भाई 1 अपॉन लैम्डा। ठीक, क्या कहोगे 1 अपॉन लैम्डा। तो अगर वेव नंबर को डिफाइन करना चाहो, आप डिफाइन कर लो वेव नंबर को, क्या लिखोगे कि भाई 1 मीटर चलने में, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट, 1 मीटर चलने में जितने वाइब्रेशन गुजर जाते हैं, 1 मीटर चलने में जितने वाइब्रेशन गुजर जाते हैं वही वेव नंबर होता है। समझो बात को ध्यान से। ठीक, क्या फॉर्मूला था, न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, वेव नंबर बराबर 1 अपॉन लैम्डा। यहां पर देखो लैम्डा किसमें था, इन मीटर, लैम्डा किसमें था, इन मीटर। कहने का मतलब हुआ ये फॉर्मूला 1 अपॉन लैम्डा कब आया होगा, जब हमने देखा होगा कि लैम्डा मीटर चलने में कितने वाइब्रेशन, 1 वाइब्रेशन। लैम्डा मीटर चलने में कितने वाइब्रेशन, 1 वाइब्रेशन। तो 1 मीटर चलने में कितने वाइब्रेशन, कहोगे सर 1 अपॉन लैम्डा वाइब्रेशन, 1 अपॉन लैम्डा वाइब्रेशन। तो 1 मीटर चलने में जितने वाइब्रेशन होते हैं वही वेव नंबर होता है। ठीक, तो और स्टैंडर्ड कर दूं, यूनिट डिस्टेंस कवर करने में जितने वाइब्रेशन होते हैं दैट इज योर वेव नंबर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू बार। खत्म कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो फॉर्मूलास को यहां से एज्यूम करना सीख लो, सारी चीजें अपने आप आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो आज काफी चीजें पढ़ ली, जो अगली हेडिंग पढ़ेगी वो पढ़ेगी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम या वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। और उसके पहले मैं सोच रहा हूं एक चीज और आपको पढ़ा दूं, वो होगा आपका डी ब्रोगली रिलेशन। अगर वो आप पढ़ लेते हो तो आपके लिए चीजें और आसान हो जाएंगी। तो ठीक है, एक और वीडियो आएगा डी ब्रोगली पर, डी ब्रोगली के बाद मैं आपको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो मिलता हूं जल्द आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जितना ज्यादा हो सके शेयर